नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रशांत को और सुन भी रहे हैं प्रशांत को। पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ममता दीदी के बारे में, ममता बानो माफ़ कीजिएगा, ममता बनर्जी के बारे में। दीदी को बंगाल का सीएम भी बने रहना है, दीदी को बंगाल का नाम भी चेंज करना है। नाम चेंज तो आजकल ट्रेंड पे है, बहुत सारे नेता हैं जो नाम चेंज कर रहे हैं। खैर छोड़िए, आज हम उन नेताओं की बात नहीं करेंगे। तो दीदी को बंगाल का नाम भी चेंज करना है, लेकिन दीदी को बंगाल में कोई फैक्ट्री लगने नहीं देनी है। फैक्ट्री से याद आया सेंगूर, जिसमें टाटा मोटर्स की फैक्ट्री को दीदी ने लगने नहीं दी थी। 23 दिन के अनशन करके गो कोरोना गो की तरह गो मोटर्स गो हो गया था, और इसमें टाटा मोटर्स को वहाँ से जानी पड़ी थी, जिसमें गुजरात वाले चच्चा ने गुजरात में टाटा मोटर्स की फैक्ट्री को लगा के फाइनली गुजरात मॉडल बता के आज देश के पीएम बन गए। काश दीदी जब इन चीज़ों को सोचती होगी तो उनकी अंतरात्मा तो ज़रूर कचोटती होगी और उनकी अंतरात्मा से आवाज़ तो ज़रूर निकलती होगी। खैर, दीदी की अंतरात्मा तो नीतीश चच्चा की अंतरात्मा तो है नहीं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लिए होते उस समय में। चलो, आज ना हम बंगाल के बारे में दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दीदी पे दो इल्ज़ाम लगते हैं। पहला इल्ज़ाम लगता है तुष्टीकरण का और दूसरा इल्ज़ाम लगता है राजनीतिक हिंसा का। तो बंगाल में सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजनीतिक हिंसा की। तो बंगाल में इतनी सारी राजनीतिक हिंसाएं क्यों होती है, इसके बारे में जब मैं जवाब जानना चाहा तो एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि उद्योग धंधे बंगाल में कम हो रखे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। अब मैंने जनसंख्या बढ़ने की बात की तो आपके दिमाग में बहुत सारे खुरापात आए होंगे। भाई साहब, कभी तो देश के बारे में सोच लिया करो। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, तो वहाँ के लोग जो हैं रोजगार के अवसर के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको छोटा मोटा ठेका मिल जाए। तो अब ग्रामीण लेवल पे हो या पंचायत लेवल पे हो या नगर पालिका लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, अब जब उनके कैंडिडेट लड़ते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आर्थिक चीज़ों का सवाल होता है। तो जब मेरे दोस्तों ने ये चीज़ बताया तो मैंने बोला, अरे भाई, तुमसे मैंने बंगाल की कहानी पूछी है, तुम बिहार की कहानी बता रहे हो। बोले नहीं, ये बंगाल की कहानी है। मैंने कहा अच्छा। तो वहाँ क्या है कि जो वहाँ पावर है, रूल ऑफ लॉ है, उसकी लड़ाई चल रही है, और वो रूल ऑफ लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो जैसे चाहती है वैसा ही होता है। तो इसी चक्कर में ज़्यादा राजनीतिक झड़पें होती है, हिंसाएं होती है, लोग मरते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं इन चीज़ों का जांच पड़ताल चल रहा था कि भाई इतने लोग मरे हैं, तो कुछ तो एक सरकार जो है अपने तरफ से कोई तो बयान जारी की होगी। तो ममता दीदी के पार्टी के एक सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उनका एक पुराना ट्वीट मिला मुझे, 1-2 साल पुराना था। उन्होंने लिखा था कि यार, पुरानी सरकार में 400 लोग मरे हैं और हमारी सरकार में दर्जन 2 दर्जन लोग मरे हैं, तो इतना हंगामा क्यों बरपा रहे हो। अरे भाई साहब, आप दर्जन 2 दर्जन भी क्यों लिखे, बोल देते एक भी लोग नहीं मरे हैं। अगर कोई जांच करने के लिए आता तो उसको ठोक देते, माफ़ कीजिएगा, जांच का पता बता दिए होते हैं। ज़्यादा चिल्लम चिल्ली मस्ती अगर तो आलू प्याज टमाटर की तरह उसका दाम लगा दिए होते कि जो लोग मरे उनको 5 लाख, जो घायल हुए हैं बुरी तरीके से उसको 50,000, जो हल्के घायल हुए उसको 5,000, इलाज फ्री में। यही तो हमारे भारतीय समाज में होता है, यही तो भारतीय राजनीति में होता है। सबसे अच्छा तरीका ये। अक्सर होता क्या है ना कि सरकार के निकम्मेपन, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, क्रूरता के कारण ना कभी कभी सरकार का चेहरा जो है क्रूर भेड़िए की तरह हो जाता है, जिसको छिपाने के लिए वो नक्सलवाद और कम्युनिस्ट का चादर ओढ़ लेते हैं। ये बंगाल का ही नहीं, ये पूरे भारतीय राजनीति का सबसे गंदी चीज़ों में एक है, जो आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो ये हो गई बंगाल के राजनीतिक हिंसा के बारे में। अब हम बात करेंगे बंगाल के राजनीतिक तुष्टीकरण के बारे में। अगर भारत देश में कोई तुष्टीकरण का देवता है ना, तो दीदी तुष्टीकरण की देवी है। हाँ, आपने सही सुना। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जय श्री राम से। तो आपने एक वीडियो देखा होगा दीदी का, जय श्री राम से वो कैसे उछलती है। अरे राम से याद आया ओली।
नेपाल वाले चच्चा ओली, हाँ नेपाल वाले। अब तो मुझे लगता है कि नेपाल वाले चच्चा कभी गलती से भी ना बंगाल नहीं आएंगे, अगर आए तो दीदी उसका ना चटनी बना देगी ओली का। हाँ, और हाँ एक बात तो और है, अब बंगाल में अगर किसी ने जय श्री राम बोला तो दीदी जो है उसको बोलेगी अयोध्या नेपाल में, अयोध्या ही भेज दूंगा जिसको जय श्री राम कहना है। आखिर भारत में तो ये कॉमन है, बहुत सारे वीजा मंत्री हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों में भेजते रहते हैं। क्या पता दीदी कल वीजा मंत्री बन जाए अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए। उसके बाद कभी कभी दीदी के बारे में सुनने में आता है दीदी सरस्वती पूजा करने नहीं देती है, दीदी मूर्ति विसर्जन को रोकती है। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? आप ये चीज़ यहाँ कर रहे हो, मुझे तो लगता है इन सब चीज़ों को देखिए कि आप ना सोच रहे हो कि कल मुझे पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है। दीदी आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में सीएम और पीएम पद के लिए ना अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं बन सकते हैं। हाँ ये अलग बात है यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ बन जाए, तो आप अगर कुछ ऐसा करके बनना चाहो तो अलग बात है। खैर मेरी बातों में पाकिस्तान का उतना इत्तेफाक है जितना मोदी जी की बातों में नेहरू का इत्तेफाक होता है। ठीक है, तो आप ना अल्पसंख्यकों का अच्छा करो, उनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छा करो, होना चाहिए अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप अल्पसंख्यकों के साथ अच्छे करने के चक्कर में बहुसंख्यक समुदाय के साथ बुरा करो, ये कहाँ का रूल है? आप बहुसंख्यक समाज के रीति रिवाज के साथ खिलवाड़ करो, ये कहीं का रूल नहीं है दीदी कि आप उनके साथ बुरा करो। आपने अल्पसंख्यक समुदाय का कितना फ़ायदा पहुंचाया है वो अमर्त्य सेन की एक रिपोर्ट से पता चलता है। अमर्त्य सेन की एक रिपोर्ट के अनुसार 83% जो अल्पसंख्यक बंगाल में हैं वो बीपीएल के जो लेवल है बिलो पॉवर्टी लेवल उनसे भी वो नीचे हैं। सिर्फ 1% जो अल्पसंख्यक हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें सैलरीड जॉब उसको मिल रहा है। ये हाल है बंगाल का दीदी, ये हाल आपने बंगाल का कर रखा है। तो आपके जो मैं राजनीतिक हिंसा या तुष्टीकरण को देखते हुए मेरे मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, का छी छी, के छी छी। ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आया? समझ में आया अगर तो जय श्री राम।